दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों केमिस्ट्री के लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं मैन मेड सब्सटेंस के बारे में, यानी मानव निर्मित कुछ पदार्थ हैं जिनसे आपसे परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल घबराइए मत। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये टॉपिक उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रश्नोत्तर दिखाना चाहता हूं। जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए वो प्रश्न हुबहू कैसे प्रश्न थे, पहले उनकी चर्चा कर लेंगे, बाद में मैं आपको इस चैप्टर के बारे में पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कांच के बारे में, यानी ग्लास के बारे में पढ़ने। ग्लास क्या होता है, कैसे बनता है, ग्लास का निर्माण यानी कांच का निर्माण कैसे होता है, उसको कलर कैसे दिया जाता है, और कांच के कितने प्रकार होते हैं। बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे मृदु कांच होता है, सॉफ्ट ग्लास बोलते हैं, हार्ड कांच होता है उसे जो है हार्ड ग्लास बोलते हैं। इसी तरह से आपने अलग अलग नाम सुना होगा, क्रुक्स कांच के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो बहुत सारे कांच होते हैं, उन कांच के बारे में पढ़ा जाएगा। देन हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सीमेंट के बारे में। वैसे सीमेंट आज हमारा पहला टॉपिक है, कांच हमारा दूसरा टॉपिक है, ठीक है। तो सीमेंट के बारे में मैं बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा। और तीसरा पॉइंट है उर्वरक यानी फर्टिलाइजर के बारे में भी आज हम लोग बहुत कुछ सीखने और पढ़ने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, और अगर इस तरह से एक एक पॉइंट पर अपनी क्लास दिया जाए तो बहुत अच्छी हमारी तैयारी हो पाएगी। एक बात और याद रखिएगा, स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो प्ले स्टोर पर जाइए और जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाएगी। नहीं बिलीव हो तो सिर्फ एक बार एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, उसके अंदर के मटेरियल को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है और आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि उन प्रश्नों का जवाब आप जो है सही सही दे पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न है, देखिए पहला दे रहा है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाते हैं? पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाते हैं, पहला प्रश्न है। दोस्तों बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होगा जिप्सम क्या होता है। अरे मैंने बताया था आपको, CaSO4 2H2O। जिप्सम को मैंने बताया था जिप्सी, जिप्सी में दोगुना पावर होती है, तो 2H2O लगाना है। ये जो होता है उसका रासायनिक सूत्र है जिप्सम का, ठीक है। बहुत ज्यादा परीक्षा में आता है, दो का बहुत ज्यादा पूछता है, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का, एक जिप्सम का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैंने बताया था क्या, CaSO4 हाफ H2O, और इसके में 2H2O, ये छोटा सा डिफरेंस था। और बात आती पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों ये जो सीमेंट बनाया गया ना पहली बार जब, तो ये देखा गया कि सीमेंट बड़ा ही कठोर पदार्थ होता है। मतलब जब इसको ब्रिक्स में डाल के लगाते हैं तो कितनी कठोरता आ जाती है ना, मजबूत जो है दीवार का निर्माण किया जा सकता है सीमेंट के माध्यम से। इसी तरह का सीमेंट जो नाम दिया गया, इसके आगे जो पोर्टलैंड नाम दिया गया ना, ये पोर्टलैंड एक्चुअली में ब्रिटेन में पाया जाने वाला एक पत्थर होता है, वो बड़ा मजबूत होता है। तो कहा गया उस पत्थर की तरह से मजबूत है, इसलिए सीमेंट का नाम भी क्या रख दिया गया, पोर्टलैंड सीमेंट। अदरवाइज इसका कोई मायने नहीं है। पोर्टलैंड एक पत्थर का नाम है, वो पत्थर जितना मजबूत होता है उस पत्थर के मजबूती के बराबर मजबूती इस सीमेंट की होती है, इसलिए इसको पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। कह रहा है पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाते हैं, प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिए, क्योंकि जब जिप्सम उसे मिलाया जाता है तो इससे क्या होता है, सीमेंट जो है शीघ्र जमने से रोकता है। नॉर्मली क्या होता है, सीमेंट में अगर आप पानी मिला दोगे तो तुरंत सीमेंट जम जाता है, उसको फटाफट यूज करना पड़ता है। आप देखते होंगे जहां घर बनता है वहां सीमेंट घोला जाता है और घोलने के बाद उसको तुरंत यूज में लाया जाता है, अदरवाइज सीमेंट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो याद रखिए सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा है अनीलीकरण क्या होता है, अनीलीकरण ये क्या होता है। तो याद रखिए दोस्तों, जब कभी कांच बनाए जाते हैं ना, तो कांच के लिए जो आवश्यक अवयव हैं, जो एलिमेंट हैं, उनको मिला करके पिघला करके उनको सांचे में डाला जाता है और उसके बाद उसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इसी ठंडा करने की प्रक्रिया को अनीलीकरण कहा जाता है। क्या कहते हैं, अनीलीकरण। तीसरा प्रश्न दे रहा है, फ्लाई ऐश एक वातावरणीय प्रदूषक है जो खास करके किस इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। फ्लाई ऐश परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिए फ्लाई ऐश संबंधित किससे है, वो संबंधित है सीमेंट उद्योग से। किससे, सीमेंट उद्योग से संबंधित है। अगला दे रहा है, कांच मूलतः क्या है, कांच मूलतः क्या है आपको बताना है। कांच क्या होता है दोस्तों, कांच एक अशीतित द्रव होता है। ये अशीतित द्रव क्या होता है, अभी आगे इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा कि इसको अशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, ठीक है। अभी के लिए आप याद रखो कि कांच एक प्रकार का अशीतित द्रव है जो अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में दृष्टिगत होता है, मतलब दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है, ठीक है। अगला दे रहा है, मृदु कांच का प्रमुख उपयोग क्या है। मृदु यानी मुलायम, मुलायम यानी सॉफ्ट, ठीक है।
तो सॉफ्ट ग्लास का उपयोग हम कहां कहां पे करते हैं? तो दोस्तों आपने देखा होगा अक्सर प्रयोगशालाओं में परखनली होती है, ठीक है, वहां पर, या फिर हल्के बर्तन जो बनाने होते हैं कांच के, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर जो ट्यूबलाइट वगैरह होती है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिए थोड़ा भी टेंपरेचर बढ़ता है तो ये कांच क्या हो जाता है? टूट जाता है। इतना मुलायम है ना तो टूट जाता है, ठीक है। करा अधिकतम ताप पर गर्म किए जा सकने वाले प्रयोगशाला उपकरण प्राय कृष्ण कांच के बनाए गए होते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे कांच भी होते हैं जो हाई टेंपरेचर पे भी टूटते नहीं हैं। वो कांच कौन से होते हैं? वो कठोर कांच होते हैं। भाई मृदु कांच को गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और कठोर कांच को गर्म करोगे तो जल्दी नहीं टूटता। वो भी टूटता है लेकिन जल्दी नहीं टूटता है, ठीक है। क्यों? अरे इसीलिए तो कठोर कांच है, क्योंकि अत्यधिक ताप को सहन कर सकता है। अगला प्रश्न दे रहा है प्रकाश संवेदी कांच कौन सा होता है? प्रकाश संवेदी कांच की खासियत होती है कि प्रकाश जब उस पर पड़ता है ना तो याद रखिए उसका रूप रंग बदल जाता है। वो कांच का नाम है फोटोक्रोमैटिक कांच। कौन सा होता है? फोटोक्रोमैटिक। नहीं पता चला? अरे आप सबने इस्तेमाल किया भाई फोटोक्रोमैटिक कांच। कहां पे इस्तेमाल किया है? आज मुझे थोड़ा सा इस शर्ट की वजह से लगता है कैमरे में थोड़ा सा चेंजिंग नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए आप एडजस्ट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों फोटोक्रोमैटिक आपने नाम सुना होगा ना, धूपी चश्मे का नाम सुना है? धूपी चश्मा मतलब धूप में वो चश्मा लगाते हैं तो जैसे धूप पड़ता है चश्मे का आगे का जो हिस्सा होता है, जो ग्लास वाला एरिया होता है, काला हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही धूप से आप फटते हो फिर क्या हो जाता है? व्हाइट हो जाता है। धूपी चश्मा हम लोग बोलते हैं। दोस्तों ये काला होने की प्रक्रिया किस वजह से होती है? उसमें फिलहाल सिल्वर आयोडाइड मिला होता है जिसकी वजह से काला होता है। बट याद रखिए वो कौन सा कांच होता है? उस कांच का नाम है फोटोक्रोमैटिक कांच, ठीक है। क्या नाम है? फोटोक्रोमैटिक कांच। याद रखेंगे, इसीलिए इसको कहा गया प्रकाश संवेदी। देखिए ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तब मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं। अब आपको लग रहा होगा कि हां सर जो आज आप पढ़ाने वाले हो ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं जानबूझ के काम करता हूं कि आप समझो पहले, क्योंकि मैं डायरेक्टली पढ़ाऊंगा आपको लगेगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बताओ करा आंख के चश्मों का निर्माण किस प्रकार के कांच का इस्तेमाल किया जाए? जो हम लोग नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं चश्मों में, ठीक है, उसमें जो लेंस बना होता है वो लेंस किस कांच का बना होता है? तो दोस्तों लेंस कई बार होता है क्रूक्स कांच का बना होता है। क्रूक्स कांच की भी अपनी खासियत होती है। क्रूक्स कांच क्या करता है? ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, उसे आंखों तक जाने से रोकता है। मतलब बड़ा बढ़िया कांच होता है। हाँ इसके लेंस भी काफी महंगे आते हैं। मतलब अगर क्रूक्स कांच वाले लेंस आप ले रहे हो तो नॉर्मल लेंस से काफी महंगे आते हैं क्योंकि इनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है। लिख रहा है क्रूक्स कांच हो गया। इसी तरह से क्राउन कांच आता है, ठीक है, वो भी खास करके चश्मे के ग्लास में इस्तेमाल किया जाता है। फोटोक्रोमैटिक कांच हो गया, पहले बताया जा चुका है। तो इन सभी जो है कांच का इस्तेमाल हम चश्मों में करते हैं। करेक्ट, कौन सा कांच पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर सकता है? अभी तो बताया मैंने, क्रूक्स कांच क्या करता है? ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषण करता है, उनको अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। करेक्ट, सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस कांच में किया जाता है? सिलिका यानी बालू, ठीक है, SI, ठीक है। तो सिलिका का प्रयोग सबसे ज्यादा कहां पर किया जाता है? वो किया जाता है क्वार्ट्ज कांच में। किसमें? क्वार्ट्ज कांच। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। करा प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र मतलब अरे हम लोग बचपन में दोस्तों एक लेंस लेकर के सूर्य की रोशनी में नीचे एक पेपर को जला देते थे ना, उस लेंस से जब होके जाता था पूरी जो है पूरा का पूरा जो फैला हुआ प्रकाश होता था वो एक साथ एक पुंज पर गिरता था जिससे अधिक ताप मिलता था और जो कागज होता तो जल जाता था। ऐसा हम लोग बचपन में किया करते थे। तो दोस्तों वो प्रकाशिक यंत्र जो होते हैं उसको बनाने में खास करके इस्तेमाल किया जाता है फ्लिंट कांच का। किसका इस्तेमाल करते हैं? वहां पर फ्लिंट कांच का इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट, कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा उर्वरक काम करता है या फिर कौन सा रसायन काम करता है? तो जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। जिप्सम यानी CaSO4 2H2O, ठीक है, इसको याद रखिएगा। या फिर इसको कैल्शियम सल्फेट भी आप बोल सकते हो। करेक्ट, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो याद रखिए एमाइड के रूप में पाया जाता है। बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, एमाइड के रूप में पाया जाता है। अगला दे रहा है यूरिया किस श्रेणी का उर्वरक है? तो यूरिया दोस्तों नाइट्रोजनी उर्वरक माना जाता है। यूरिया का माना जाता है नाइट्रोजनी उर्वरक माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करा व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजनी उर्वरक कौन सा है? तो नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में हम यूरिया का इस्तेमाल अपने खेतों में करते हैं। करा सामान्य उर्वरक में किन 3 तत्वों की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है या सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो उनको बोलते हैं NPK या NKP बोल सकते हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसको याद रखेगा, ठीक है।
आगे दे रहा है दोस्तों, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, तो लगभग 46%, 46-47% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है यूरिया में। ठीक है, इसको आप याद रखेगा। तो इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि वाकई तीनों टॉपिक हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अपनी कहानी में शुरू करता हूं सीमेंट से। काफी छोटा टॉपिक है, 1-2 स्लाइड में आपका समाप्त हो गया। सीमेंट सुनिएगा ध्यान से। कह रहे हैं मुख्यतः कैल्शियम के सिलिकेटो और एल्यूमिनेटो किससे बनता है, कैल्शियम के सिलिकेट, ध्यान दीजिएगा, ये किससे बनता है, कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेटो का एक मिश्रण होता है। सीमेंट क्या है, ये कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेटो का एक मिश्रण होता है। इसे जल तथा रेत, रेत मतलब बालू, रेत मतलब बालू, हम लोग किसके साथ मिलाते हैं सीमेंट को, बालू के साथ ही तो मिक्स करते हैं। ठीक है, कह रहा है इसे जल तथा रेत के साथ मिलाने पर एक सुघट्य पेस्ट बनता है, एक पेस्ट बनता है। उसी पेस्ट का इस्तेमाल हम लोग ब्रिक्स के साथ करते हैं, यानी ईंटों के साथ करते हैं दीवालों को खड़ा करने में। ठीक है, जो धीरे धीरे जमकर पोर्टलैंड पत्थर की तरह कड़ा हो जाता है। इसी वजह से इस सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। पोर्टलैंड पत्थर कहां पाया जाता है, वो लंदन में पाया जाता है, ब्रिटेन में पाया जाता है पोर्टलैंड पत्थर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कह रहा है इसके निर्माण में मुख्यतः चूना, एल्यूमिना, सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम तथा सल्फर के ऑक्साइड मिले होते हैं। किसके निर्माण में, सीमेंट के निर्माण में। सीमेंट के निर्माण, भाई सीमेंट बनता कैसे है, तो सीमेंट दोस्तों वहां बनता है जहां चूना पत्थर की अधिकता होती है। जैसे मिर्जापुर में चले जाएंगे ना, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में चूना पत्थर की अधिकता है। मैंने आपको भी बताया था चूना पत्थर खास करके कहां पाए जाते हैं, जहां जहां पर क्या है, कुडप्पा क्रम की चट्टानें या फिर विंध्यन की चट्टानें, किसकी, विंध्यन की चट्टानें पाई जाती हैं, वहां पर किसकी अधिकता होती है, चूना पत्थर की अधिकता होती है। और जहां जहां चूना पत्थर की अधिकता है वहां पर सीमेंट इंडस्ट्री लगी हुई है, बनी हुई है, काम करती है। ठीक है, जाहिर सी बात है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर है। अब ये जहां मिल गया वहीं पर सीमेंट इंडस्ट्री खुल जाएगी। तो भारत में उत्तर प्रदेश की बात करें तो मिर्जापुर वाले क्षेत्रों में इस तरह की बहुत सारी सीमेंट इंडस्ट्रियां काम करती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सीमेंट के निर्माण में चूना की जरूरत पड़ती है, एल्यूमिना की जरूरत पड़ती है। एल्यूमिना मैंने बताया था, एल्यूमिनियम मत बोलिएगा, एल्यूमिनियम मत बोलिएगा, इससे ऊपर का घटक होता है एल्यूमिना। ठीक है, कह रहा है एल्यूमिना और सिलिका, ठीक है, और आयरन, सिलिका यानी बालू हो गया, और आयरन और मैग्नीशियम तथा सल्फर के ऑक्साइड को मिलाकर के सीमेंट का निर्माण किया जाता है। कह रहा है सीमेंट तथा जल को मिश्रित करने पर इसमें उपस्थित कैल्शियम के एल्यूमिनेट और सिलिकेट एक तरह के कोलाइड बना लेते हैं, एक तरह का मिश्रण बना लेते हैं जो धीरे धीरे जमकर कठोर हो जाते हैं। ठीक है, कह रहा है सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा यदि अधिक हो जाए, एल्यूमिना की, किसकी, एल्यूमिना की मात्रा यदि अधिक हो जाए तो सीमेंट बहुत तेजी से जमने लगता है, बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा एल्यूमिना की मात्रा होगी सीमेंट के जमने की प्रक्रिया उतनी ही तेज होगी। ठीक है, लेकिन अगर सीमेंट में चूने की मात्रा ज्यादा हो जाए तो सीमेंट में मतलब वो जो दीवारें होती है या कह दो सीमेंट में, उसमें दरारें पड़ने लगती, जमने के बाद वो फटने लगता है। ठीक है, यानी एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाता है, दरारें पड़ जाती। कब, यदि उसमें चूने की मात्रा अधिक हो जाए। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। कई बार परीक्षा में पूछता है कि सीमेंट के जमने की मात्रा अधिक कैसे हो जाती है, बताइए, एल्यूमिना की वजह से। और दरारें कब पड़ती हैं, किसकी वजह से, तो चूने की मात्रा अधिक होने की वजह से। कह रहा है सीमेंट बनाने की विधि। ठीक है, अब देखिए एक छोटी सी क्लास में आपको सीमेंट बनाना सिखाया जा रहा है, सुनिए ध्यान से। कह रहा है सीमेंट बनाने हेतु चूने के पत्थर, जिसे लाइमस्टोन कहते हैं, CaCO3। ठीक है, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, मैंने बताया ना मिर्जापुर वाले बेल्ट में बिंद और कुडप्पा क्रम की चट्टानों में खास करके इस तरह के चीजें मिलती हैं। तो कह रहा है चूने के पत्थर यानी चूना पत्थर, जो चिकनी मिट्टी होती है, जो क्ले होता है, जो बालू होता है, इन सभी को बारीक करके पीस लिया जाता है। पीस करके उनको मिश्रित कर लिया जाता है, मतलब आपस में मिला दिया जाता है। किसको, चूना पत्थर को, चिकनी मिट्टी को और बालू को, बालू मतलब SiO2, ठीक है, को मिला दिया जाता है। इसके बाद एक परिक्रमी भदरी में, भदरी मतलब एक भट्टी होती है, उस भट्टी में 1500 डिग्री सेल्सियस तक इस मिश्रण को गर्म किया जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस तक, 1500 डिग्री सेल्सियस तक इस भट्टी में इसको गर्म किया जाता है। इससे जो कैल्शियम के सिलिकेट होते हैं, क्योंकि चूना पत्थर में क्या है, CaCO3 है। ठीक है, तो जो कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं गर्म करने से। और CO2 और जलवाष्प, ये सभी वहां से क्या हो जाती, बाहर निकल जाती है। उसके बाद जो हमें प्राप्त दाने होते हैं, जो
बच जाते हैं, इनको निकलने के बाद CO2 और जलवाष्प के निकलने के बाद जो बच जाते हैं वही पदार्थ सीमेंट क्या कहलाता है, क्लिंकर कहा जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, क्लिंकर। यही क्लिंकर जब धीरे धीरे ठंडा होता है तो उसमें 2 से 5% तक जिप्सम मिला करके फिर से उसको पीस लिया जाता है। उसमें क्या कर दिया, जिप्सम, जिप्सम मिलेगा और ज्यादा कठोरता आएगी, जमने की प्रक्रिया उसके अंदर आएगी, ठीक है। तो उसको पुनः महीन करके पीस लेते हैं, जिससे पोर्टलैंड सीमेंट हमें प्राप्त होता है। और इसका कार्य होता है कि सीमेंट और जल के मिश्रण में जमने का समय नियंत्रित करता है, क्योंकि अगर यहां पर जिप्सम न मिलाओगे, मैंने आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया कि भाई जमने से कौन रोकता है, जिप्सम, लेकिन जमने में सहायता भी करता है। अगर बहुत ज्यादा मिला दिए तो बिल्कुल कम समय में जमेगा और उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो इसमें जिप्सम मिला करके एक समय निर्धारित किया जाता है कि हाँ सीमेंट इतने समय में जम जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा, शीघ्रता से जमने पर सीमेंट में वांछित कठोरता नहीं प्राप्त हो जाती। अगर बहुत जल्दी सीमेंट जम जाएगा तो याद रखिए वो मजबूत नहीं हो पाएगा, इसलिए उसके अंदर जिप्सम मिलाया जाता है कि थोड़ा धीरे धीरे जमे, ताकि वो सीमेंट क्या हो जाए, पोर्टलैंड पत्थर की भांति मजबूत हो जाए। बोलो समझ में आया कि नहीं? आएगा समझ में, जब प्यार से पढ़ोगे मन लगा के तो सब समझ में आएगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। तो अक्सर करके घर हो गया या मॉल वगैरह, जो भी कुछ आप बनाते हो, इमारत वगैरह, वो सीमेंट से ही तो बनता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट हमारे पास कांच यानी ग्लास। चलिए ग्लास के बारे में पढ़ लेते हैं कि ग्लास के बारे में कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है। लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, ये तो पता नहीं क्या हो जाता है आजकल, करता कुछ और आता कुछ और है। कह रहा है कांच का निर्माण सर्वप्रथम मिस्र में हुआ था। कहां पर? मिस्र एक देश है ना, मिस्र क्या है, देश है। एक्चुअली में मिस्र यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मिस्र आपका ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो याद रखिए मिस्र में हुआ है। और मिस्र इजिप्ट को भी कहते हैं, इजिप्ट का ही दूसरा नाम क्या है, मिस्र है। मिस्र में ही नील नदी बहती है। कौन सी नदी? नील नदी बहती है। काहिरा इसकी राजधानी है, याद रखेगा, ठीक है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी, ठीक है। कौन सी है? नील नदी है। और प्रवाह की दृष्टि से अमेजन नदी, वो तो दक्षिण अमेरिका में है, ये वाली अफ्रीका में बहती है, ठीक है। निकलती कहां से नील नदी? तो विक्टोरिया झील से निकलती है। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टैटिक जीके में आपसे बहुत सारे प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं। तो अगर कभी चर्चा आता है तो मैं जानबूझ के बता देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। सुनिएगा, कह रहा है इसका निर्माण मिस्र में हुआ है और इसमें बहुत सारे पदार्थों को मिलाकर के कांच का निर्माण किया जाता है। कह रहा है कांच विभिन्न क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का एक पारदर्शी और अक्रिस्टलीय मिश्रण होता है, ठीक है। साधारण कांच की बात करें तो साधारण कांच जो है वो सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का एक ठोस मिश्रण होता है, जो सामान्य कांच होता है उसकी बात कर रहा हूं। कह रहा है परंतु सभी प्रकार के कांच धातुओं के सिलिकेटों का ठोस मिश्रण ही जो होता है वही कांच को बनाने में काम आता है। कह रहा है इसे गर्म करने पर पहले तो ये नर्म हो जाता है, जो साधारण कांच होता है वो तो टूट जाएगा, लेकिन कांच बनाने की जो प्रक्रिया होती है सबसे पहले उसमें क्या आता है, सबसे पहले जब उसे गर्म करेंगे तो नर्म हो जाता है, फिर पिघल करके यही कांच द्रव बन जाता है। क्या बन जाता है? द्रव आ जाता है। इसीलिए दोस्तों कांच को ठोस न करके उसे अशीतित नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गर्म करोगे द्रव बन जाएगा, अभी तो ठोस है, गर्म करोगे तो द्रव बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए उसे अशीतित द्रव कहा जाता है, यानी सुपर कूल्ड लिक्विड का नाम दिया जाता है, अशीतित द्रव। कांच क्या है? कांच को ठोस या द्रव में न डाल करके उसे अशीतित द्रव के रूप में जाना जाता है। आगे लिख रहा है, कह रहा है कांच के निर्माण में, चलिए जैसे हम लोगों ने सीमेंट का निर्माण देखा था, ठीक है, उसी तरह से कांच का निर्माण भी देख लेते हैं कि कांच बनता कैसे है। देखिए कह रहा है कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइडों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा विरंजकों की आवश्यकता होती है। विरंजक के साथ साथ जो रंग देने वाले पदार्थ होते हैं उनकी भी आवश्यकता होती है। बात आती है सर रंग देने वाले पदार्थ मतलब जो कांच को एक रंग देते हैं। जैसे अगर हमें लाल कांच चाहिए, हमें हरा कांच चाहिए, हमें सफेद कांच चाहिए, हमें काला कांच चाहिए, हमें रूबी कांच चाहिए, अलग अलग कांच के रंग होते हैं। तो रंगों के लिए आपको रंग देना पड़ेगा, ठीक है, यानी उसकी जरूरत पड़ेगी, क्षारीय और अम्लीय ऑक्साइडों की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ विरंजकों की जरूरत पड़ेगी। ये विरंजक क्या होते हैं? विरंजक दोस्तों क्या होता है ना कि जब कभी अगर आप इसमें रंग नहीं भी मिलाओगे तो इसका कुछ ना कुछ अशुद्धियों की वजह से रंग ऑटोमेटिक आ जाता है, तो उसको समाप्त करने के लिए विरंजक की जरूरत पड़ती है। समझिए बात को, अशुद्धि
अशुद्धियों की वजह से कभी कभी क्या जाता है, उसमें रंग आ जाता है। ठीक है, तो अब उसको हटाओगे तभी तो कोई नया रंग दे पाओगे, तो उसको हटाने के लिए विरंजक की जरूरत पड़ती है। तो याद रखिए विरंजक इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने क्या क्या बताया, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, विरंजक और रंग देने वाले पदार्थों का इस्तेमाल कांच बनाने में किया जाता है, इसको याद रखेगा। कह रहा इसके निर्माण के समय उत्पन्न अवांछित रंगों को समाप्त करने के लिए, अवांछित मतलब जो हमारी इच्छा से नहीं आया है, अवांछित यानी जो हमारी इच्छा से नहीं आया है, कह रहा उनको समाप्त करने के लिए मैग्नीज ऑक्साइड यानी MnO2 और पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से यही विरंजक होते हैं। कई बार परीक्षा में आता है विरंजक का इस्तेमाल कर दिया जाता है, या परीक्षा में विरंजक न देकर के सीधे सीधे आपको मैग्नीज ऑक्साइड दे दिया, या क्या दे दिया, पोटेशियम परमैंगनेट दे दिया। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा, इन तीनों का नाम याद रखिए। इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है अवांछित रंगों को दूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए। इसी प्रकार यदि आपको रंग देना है तो रंगों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे याद रखिए कांच का अगर नीला रंग देना है तो इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है कोबाल्ट ऑक्साइड। ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड याद रखिएगा, गलत है। ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर इसको हरा रंग देना है तो फेरस ऑक्साइड या सोडियम क्रोमेट, वैसे फेरस ऑक्साइड ज्यादा पूछा जाता है तो इसको याद रखेगा, किया जाता है। आपको रूबी कांच की जरूरत है तो उसमें आपको गोल्ड क्लोराइड मिलाना पड़ेगा रूबी कांच के लिए। अगर आपको लाल कांच की जरूरत है तो क्यूप्रस, अस आ गया ना, तो याद रखेगा यहां पर 2 हो जाए, करेक्ट, क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O। ठीक है, याद रखेगा क्यूप्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको नारंगी लाल की अगर जरूरत है तो यहां पर मिलेनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। पीला कलर चाहिए तो फेरिक लवण का इस्तेमाल करते हैं। देखिए फेरस ऑक्साइड नीला हरा के लिए था और पीला के लिए फेरिक लवण का इस्तेमाल करते हैं। काला के लिए दोस्तों क्यूप्रिक ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। पीकॉक नीला के लिए क्यूप्रिक लवण का इस्तेमाल करते हैं। चटक लाल के लिए कैडमियम सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नहीं भी नोट करेंगे तो जो ई बुक आएगा उसमें लिखा हुआ रहेगा, तो इसको याद रख लीजिएगा। परीक्षा में ना अक्सर करके यहां से प्रश्न पूछता, भाई रूबी कांच में कांच का रंग लाल किस वजह से होता है, तो वहां बताना पड़ेगा कि गोल्ड क्लोराइड की वजह से लाल रंग होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। 3-4 यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे आप याद रखो कम से कम हरा जो ज्यादा पूछता है, नीला, हरा, रूबी और लाल, ये बहुत ज्यादा पूछता है, तो इसको आप जरूर याद रखना। इधर वाला अगर नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये 4 आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है कांच के निर्माण के लिए, अच्छा चलिए अब पढ़ लेते हैं कांच का निर्माण कैसे। कह रहा है कांच के निर्माण के लिए सभी आवश्यक पदार्थ, जो अभी आवश्यक पदार्थ की चर्चा हम लोग पीछे की है, कौन कौन सा, क्षारीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, विरंजक चूर्ण और साथ ही साथ जो भी रंग का इस्तेमाल करना उसके लिए जो आवश्यक पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों को पीस करके एक चूर्ण बना लेते हैं, एक चूर्ण बना लेते हैं। उस चूर्ण को अब 1400 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जैसे सीमेंट को ले जाकर के भदरी में ले जाकर के 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता था, उसके बाद धीरे धीरे ठंडा किया जाता था, उसी तरह से इसको भी 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके पहले उसको पिघलाया जाता है। ये जो चूर्ण बनाया हो ना, इस चूर्ण को पिघलाया जाता है। यदि रंगीन कांच प्राप्त करना है तो उसमें उपयुक्त पदार्थ भी मिलाया जाता है। ठीक है, जैसे रूबी कांच बनाना है तो क्या मिलाना है, ठीक है, ठीक है, तो वो सभी पदार्थ यहां पे मिलाया जाता है। तत्पश्चात इसको सांचे में डाल करके, एक सांचा होता है, ठीक है, जिससे इसको आकार मिलता है, सांचे में डाल करके धीरे धीरे इसे ठंडा किया जाता है। इसे कांच का अनिलीकरण कहा जाता है। स्टार्टिंग में बताया था मैंने ना, अनिलीकरण, यहां से भी प्रश्न आता है, इसे कांच का अनिलीकरण कहा जाता है या फिर ताप अनुशीलता कहते हैं। ताप अनुशीलता को एक साथ मिला के दिया गया तो बन गया तापानुशीलता। क्या बन गया, तापानुशीलता कहते हैं। करा ध्यान दीजिए, यदि कांच को आसानी से पिघलाना है, आप चाह रहे हो कि कांच जल्दी पिघल जाए, तो उसमें क्या मिलाते हैं, क्यूलेट मिलाया जाता है। क्यूलेट यानी क्यों लेट कर रहे हो, जल्दी से मिला दो ताकि आसानी से पिघल जाए, तो याद रखिएगा क्यूलेट मिलाया जाता है। लेकिन यदि कांच की कठोरता बढ़ानी है तो उसमें पोटेशियम क्लोराइड मिला दिया जाता है, जिससे कांच की कठोरता मजबूती बढ़ जाती है। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड से। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब हमारे परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कांच के प्रकार, यानी इसके वेरियस टाइप्स हैं, विभिन्न प्रकार हैं, तो उन प्रकारों के ऊपर भी एक चर्चा कर लेते हैं। सिंपल है, 2 स्लाइड में आपको पूरी बातें बता दूंगा, ज्यादा मेहनत नहीं करना आपको, सुनिएगा ध्यान से। एक होता है मृदु कांच। मृदु कांच को बोला जाता है दोस्तों सॉफ्ट ग्लास। ठीक है, सॉफ्ट ग्लास का एक दूसरा नाम भी है सोडा चूना कांच। क्या, कांच का नाम है सोडा चूना कांच। क्यों सर,
तो अब याद रखो, इसको नाम है तो है, तो इसको याद रखिए। जैसे इसका नाम है सोडा चूना कांच ना, उसी तरह से हार्ड वाले का नाम है पोटास चूना कांच। अभी हमने देखा पोटेशियम मिलाते, देखिए यहां पर पढ़िए, अगर कांच को मजबूती देना है तो पोटेशियम क्लोराइड मिलाते हैं, इसीलिए यहां पर देखिए एक शब्द लग गया पोटास। जो कठोर कांच होता है उसको बोलते हैं पोटास चूना कांच, ये उसका नाम ही है। अब नाम है तो याद रखिए। तो याद रखिए, जरूरी नहीं कि आपसे परीक्षा में आपसे सॉफ्ट ग्लास पूछे या मृदु कांच पूछे या मुलायम कांच पूछे, आपके एक अलग नाम भी दे सकता है सोडा चूना कांच, ठीक है। तो याद रखिएगा मुलायम होता है। जैसे याद रखिए सोड़ी कुड़ी, लोग बोलते हैं ना सोड़ी कुड़ी बड़ी सोड़ी है, तो सोड़ी मतलब यानी बहुत अच्छी है और बड़ी मुलायम, मन की मुलायम तन की मुलायम, ठीक है। तो याद रखेगा, तो सोडा चूना कांच ये इसका संबंध मुलायम से है, ऐसे याद रखेंगे, मृदु से संबंध है, ठीक है, अन्यथा मत लीजिएगा। इसे सोडा चूना कांच भी मुलायम होता है और गर्म करने पर टूट जाता है। जाहिर सी बात है, मुलायम है तो गर्म करने पर तो टूट ही जाएगा, ठीक है। करा इससे हल्की बोतलें बनाई जाती, हल्के बर्तन बनाए जाते हैं। प्रयोगशाला में प्रयुक्त की जाने वाली जो परखनलियां होती है, जो बीकर होते हैं हल्के वाले, वो इससे बनाए जाते हैं। थोड़े से भी झटका लगता है टूट जाता है, ठीक है, क्योंकि सबसे हल्का कांच होता है, या आप कह सकते हैं सबसे घटिया कांच होता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे निम्न गुणवत्ता वाला कांच होता है, कमजोर कांच, ठीक है। इसका नाम ही है मृदु कांच है, याद रखेगा। दूसरा है कठोर कांच। कठोर कांच को पोटास चूना कांच भी कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है, कठोर होता है, कठोर होता है तो ज्यादा से ज्यादा ताप को भी सहन कर लेगा, यानी अधिक टेम्परेचर पर भी ये टूटता नहीं है। तो इससे भी बर्तन बनाए जाते हैं, और जो प्रयोगशाला में इस्तेमाल की जाने वाली बीकर और परखनलियां हैं, मजबूती वाला अगर चाहिए तो आप कठोर कांच वाला लीजिए, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। इसी तरह से एक तीसरा कांच है दोस्तों, फ्लिंट कांच। कौन सा है? फ्लिंट। फ्लिंट कांच क्या होता है? याद रखिए, ज्यादातर जो प्रकाशिक यंत्र हैं, जैसे लेंस वगैरह हैं, प्रिज्म हो गया, लेंस हो गया। प्रिज्म जानते हैं ना, अरे प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश 7 भागों में विभक्त हो जाता है, वही प्रिज्म की बात कर रहा हूं। वो प्रिज्म किसका बना होता है? फ्लिंट कांच का बना होता है। ये जो लेंस होता है किसका बना होता है? फ्लिंट कांच का बना होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका अपवर्तनांक अपेक्षाकृत कितना होता है? ज्यादा होता है, अधिक होता है फ्लिंट कांच का। तो इसको याद रखेगा। 3 कांच यहां हो गए। चलो चौथा कांच पढ़ते हैं। चौथा है पाइरेक्स कांच। क्या है? पाइरेक्स कांच। पाइरेक्स कांच क्या होता है? सुनिएगा ध्यान से। करा इस पर अतिक्रियाशील रासायनिक यौगिकों और ताप का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। पाइरेक्स कांच, इसका प्रसार गुणांक भी कम होता है। इससे बर्तन बनाए जाते हैं, उपकरण बनाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो शीशे के बर्तन हैं वो इससे बनाए जाते हैं पाइरेक्स कांच से, ठीक है। तो याद रखिए, खास करके बर्तनों के ऊपर जो ढक्कन होते हैं ना, वो ढक्कन भी खास करके पाइरेक्स कांच के बने होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट बर्तन, ठीक है, वो सभी इससे बने होते हैं। करा फोटोक्रोमैटिक कांच, शुरुआत में बता दिया था, जो क्या करता है, जो धूपी चश्मा जिसको कहा जाता है फोटोक्रोमैटिक, जो धूप में जाने से उसमें काला रंग आ जाता है, वो काला रंग भी किसके वजह से आता है? सिल्वर क्लोराइड की वजह से आता है। उसको भी आप याद रखेगा। पीछे मैंने सिल्वर आयोडाइड तो नहीं बोल दिया था ना, देख लीजिएगा, सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है। और कठोर वाले में पोटेशियम क्लोराइड था, ठीक है, क्लोराइड ही रखिएगा, आयोडाइड मत करिएगा। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए जाना जाता है, ठीक है। क्रुक्स कांच क्या होता है ये भी आपको बता दिया हूं। क्रुक्स कांच क्या करता है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, उसे आंखों तक नहीं पहुंचने देता। तो सबसे अच्छे क्वालिटी का कांच माना जाता है क्या? क्रुक्स कांच। इसके अलावा भी जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है उसे क्वार्ट्ज कांच कहते हैं, पढ़ाया गया है ना आपको, याद रखेगा। तो उस सबको भी याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, उर्वरक के बारे में पढ़ लेते हैं। भाई उर्वरक क्या होता है? सुनिए ध्यान से हमारी बात। करा कृषि भूमि की, यानी जो हमारी खेती की जाने वाली भूमि है, वहां पे जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता को बढ़ाने के लिए उसमें पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। बात आती है कि उसको उर्वरकता को बढ़ाए जाने की जरूरत क्या है। देखिए, मिट्टी के अंदर बहुत सारे उर्वरक पदार्थ पाए जाते हैं जो किसी भी पेड़ पौधे वनस्पतियों के जीवन के लिए, विकास के लिए अति आवश्यक हैं। जैसे हमको भी खाना चाहिए, तो हम भी किसी न किसी अलग अलग भोज्य पदार्थों पर निर्भर हैं। अगर हम भोज्य पदार्थ नहीं लेंगे तो हमारे शरीर को ऊर्जा कहां से मिलेगी? नहीं मिलेगी। हमें पानी पीना है क्योंकि हमें बहुत सारे मिनरल्स की जरूरत है। हमें आहार लेना है क्योंकि हमें विटामिन की जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, इन सभी फैट की जरूरत है। इस वजह से हम इन सभी पदार्थों को लेते हैं। अब पौधे क्योंकि सजीव तो हैं, यानी उनमें जीवन भी है, लेकिन वो गतिशील नहीं है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा नहीं सकते हैं, इसलिए वो पूरी तरह से किस पर निर्भर है? एक तो सूर्य की रोशनी पर, दूसरा जल पर, तीसरा हवा पर और चौथा मिट्टी पर। यही वो चीजें हैं जो उन्हें जो है भोजन बनाने में, प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करती हैं, ठीक है।
तो याद रखिए, कह रहा है सूर्य के प्रकाश, जल और वायु के अतिरिक्त पौधों के विकास के लिए कुल 18 आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती। पहले 16 था, बाद में 2 और पोषक तत्वों की मात्रा इसमें बढ़ गई, 18 पोषक तत्व। अब देखिए जैसे जैसे खोज होता जाएगा ये संख्या बढ़ती जाएगी, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। 18 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती पौधों को अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। उसमें से कुछ यहां पर कैटेगरी बनाए गए हैं, जैसे मुख्य पोषक तत्व, ठीक है, ये आपका या आप कह सकते हो कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है, ये हर पौधों को ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग को भाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब ज्यादा मात्रा में चाहिए। कुछ चीजें हैं जो कम मात्रा में चाहिए, जैसे आयोडीन हो गया, आयोडीन चाहिए वो भी, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, शरीर में बहुत लिमिट मात्रा में आयोडीन चाहिए। या आप कह सकते हो जैसे आयरन की बात कर लूं, या फिर मैं फोलिक एसिड की बात कर लूं, इन सब चीजों की भी शरीर की जरूरत पड़ती है, लेकिन कम मात्रा में। बाकी चीजों की जरूरत ज्यादा मात्रा में पड़ती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा। तो याद रखें, उसी तरह से कुछ मेन न्यूट्रिएंट्स हैं पौधों के लिए, याद रखें, कह रहा है ऐसे तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को अधिक मात्रा में पड़ती है, उनको मुख्य पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है। जैसे नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में बहुत ज्यादा है, लेकिन इस नाइट्रोजन को पौधे डायरेक्टली ग्रहण नहीं करते हैं। उनको नाइट्रोजन अलग अलग बैक्टीरिया के माध्यम से नाइट्रेट के रूप में प्राप्त होता है। अभी आगे पढ़ाया जाएगा। तो याद रखें, नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए, इनको फास्फोरस ज्यादा चाहिए, इनको पोटास ज्यादा चाहिए। भाई अगर फास्फोरस पोटास की कमी पड़ती है तो याद रखें पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, मुरझाने लगते हैं पौधे, तमाम चीजें, तना इनका कमजोर हो जाता है। तो अगर आपकी मिट्टी में, खेत की मिट्टी में ये पदार्थ नहीं है, तो आपको अलग से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पौधों को देना पड़ता है। बाजार से खरीदते हैं किसान और ले जाकर के खेतों में छिड़काव करते हैं या फिर वहां डालते हैं ताकि पौधों को यह मिल जाए। ठीक है, याद रखें। इसी तरह से द्वितीयक पोषक तत्व हैं। द्वितीयक पोषक तत्व मतलब जिनकी आवश्यकता थोड़ी सी कम होती है, किससे? प्राथमिक वालों से थोड़ी कम आवश्यकता पड़ती है द्वितीयक पोषक तत्व की। जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, इसकी भी जरूरत पौधों को पड़ती है, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में। अब अगला पॉइंट है सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी कुछ ऐसे भी पोषक तत्व हैं जिनका प्रयोग तो पौधे करते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत सूक्ष्म, जरूरत है लेकिन बहुत कम है। ठीक है, याद रखें, जैसे आयरन की बात कर लूं, आयरन की जरूरत भी पौधों की होती है, मैग्नीज की जरूरत हो गया, जिंक, तांबा, क्लोरीन और बोरान, इन सभी चीजों की भी जरूरत पौधों को पड़ती है, लेकिन अति अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अब कुछ आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे बता रहा है कि लगातार फसलों की बुआई से, अब देखिए किसान करता क्या, जिस किसान के पास खेत है, ठीक है, वो लगातार एक के बाद एक पौधे, एक फसल उगाया, उसको हटाया, दूसरा फसल उगाया, उसको हटाया, तीसरा फसल लगाया, मतलब लगातार ये फसल पे फसल आता जाता है। तो दोस्तों मिट्टी के अंदर जो उर्वरकता है वो तो धीरे धीरे छीड़ हो जाएगी। भाई लगातार आप फसल पे फसल बोते रहेंगे तो छीड़ हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है, आपने देखा भी होगा जिनके पास खेत खलिहान होगा, कि 2-3-4 चक्कर बोने के बाद एक आध बार के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं भाई इस बार परती छोड़ दिए, या उसमें कुछ ऐसा बो देते हैं जिससे हमारे खेतों को फायदा हो जाए। जैसे ढांचा जानते हैं? नहीं जानते हैं ना? याद रखें, इस तरह के बहुत सारे चीजें होते हैं जो खेतों में उर्वरकता को बढ़ाने में मदद करते हैं। उनको खेत में उनकी बुआई कर दी जाती है, छोड़ दिया जाता है, बाद में डायरेक्ट खेत को जोत दिया जाता है, तो खेत की उर्वरकता बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा मात्रा में उत्पादन हो पाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि लगातार फसलों की बुआई से मिट्टियों में जो उर्वरकता होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, अतः मिट्टी को उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है, और यही उर्वरक हमको अलग से देना पड़ता है। तो उर्वरक दोस्तों देखा जाए तो मुख्यतः 2 तरीके का हो गया, एक प्राकृतिक हो गया, दूसरा रासायनिक हो गया। भाई जिसे हम खाद के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं लोग? बोलते हैं ना भाई खाद देना पड़ेगा। तो खाद 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक खाद, दूसरा होता है रासायनिक खाद। प्राकृतिक मतलब जो प्राकृतिक तरीके से हो, जैसे आपके घर के जो सड़े गले फलों के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, उनको ले जाके एक जगह स्टोर कर लो, जब वो सड़ गल जाते हैं उससे जो कार्बनिक पदार्थ बनता है वही खाद होता है, उसको ले जाके खेत में डाल दो, पर्याप्त मात्रा में मजा आएगा। ठीक है, जैसे गोबर, गाय का जो गोबर होता है वो भी खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सड़ा गला करके उसको खेतों में डाल दिया जाता है, खाद बन जाता है। या फिर कोई वनस्पति है या कोई जीव जंतु की मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु होने के बाद जब उसका अपघटन हो जाता है, यानी वो पूरी तरह से सड़ गल कर समाप्त हो जाता है, मतलब बहुत लिमिट मात्रा में जाता है, तो भी खाद के रूप में बदल
निकल जाता है, उसका भी इस्तेमाल हम खेतों में कर सकते हैं। तो प्राकृतिक तरीके हैं, ठीक है। वही सब दे रहा है, करा प्राकृतिक उर्वरकों के लिए खाद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इसे प्राकृतिक रूप से प्राप्त भी किया जाता है, जैसे गोबर से, पौधों एवं जानवरों के अवशेषों से, घरों से निकलने वाले कार्बनिक अपशिष्टों से, इन सभी को सड़ा गला करके खाद बनाया जाता है। लेकिन अगर मैं वही बात कर दूं रासायनिक उर्वरकों की, तो इसके अंतर्गत दोस्तों यूरिया का नाम आता है, सुना होगा, पोटाश का नाम सुना होगा, डाई का नाम सुना होगा, यूरिया, पोटाश, डाई, ये सभी आते हैं। इन सभी को कृत्रिम तरीके से तैयार किया जाता है, लैब में तैयार किया जाता है, जिसको याद रखेगा। अब यहां दो तरह के उर्वरक सामने आते हैं, एक है नाइट्रोजनी उर्वरक, दूसरा है फास्फेटी उर्वरक। नाइट्रोजनी और फास्फेटी, ये दो तरह के उर्वरक होते हैं, दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों अगर मैं नाइट्रोजनी उर्वरक की बात करूं तो इसमें भी 3-4 टाइप आते हैं, लेकिन मोटी मोटा कम से कम 2 टाइप आपको याद रखना है। एक तो होता है यूरिया, आप कहते भाई खेतों में यूरिया डालने जा रहे हैं, यूरिया का ही दूसरा नाम क्या है, कार्बामाइड है। क्या है, कार्बामाइड नहीं, कार्बामाइड, ठीक है, इसी का क्या नाम है, कार्बामाइड नाम है। या फिर अगर इसके फार्मूला की बात करें तो NH2 ऐसे लिखिएगा, थोड़ा वहां से गलत है, NH2 इधर भी रहेगा और NH2 इधर भी रहेगा, बड़ा कॉमन है। देखिए यूरिया का कई लोग भूल जाते हैं फार्मूला, तो याद रखिए अभी NH2। दोस्तों जैसे अमोनिया आपने पढ़ा था ना, NH3 पढ़ा था अमोनिया का, तो अमोनिया में NH3 था, यहां पर क्या है, NH2 है। दोनों तरफ लिखिए NH2 NH2, अब बीच में क्या रहेगा, CO, बस, ठीक है, बीच में क्या रहेगा, CO। तो याद करिए जरा, NH2CO NH2, बोलो याद हो गया कि नहीं। बहुत दिन से पढ़ रहे थे, बचपन से पढ़ रहे थे, नहीं याद हो रहा था, अब याद हो गया होगा। अब मुझे लगता है कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। अगर भूल भी गए, मान लो CO भूल भी गए, तो NH2 NH2 अगर साइड साइड में लिखा है तो तुरंत आपको याद आ जाएगा, हाँ यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, NH2CO NH2, इसको याद रखेगा। इसी को दूसरा नाम क्या है, कार्बामाइड है, इसको भी याद रखेगा। करा इसे अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को मिलाकर के बनाया जाता है, इसलिए इसको कार्बामाइड कहते हैं। और एक निश्चित ताप पर, यानी लगभग 150 सेंटीग्रेड इसका तापमान पर पहले गर्म किया जाता है, तब इसको प्राप्त किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा, कई बार पूछता है भाई यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, ऐसे पूछता है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो लगभग 46 से 47% के बीच होती है, ठीक है। आप देखेंगे तो यूरिया का जो बोरा होता है ना, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा साफ साफ परसेंटेज में लिखा होता है, आप कभी देखना, केयर करना, या फिर गूगल कर लो इमेज, आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न भी पूछता है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा ही होती है, इसीलिए इसको नाइट्रोजनी उर्वरक का नाम दिया जाता है। सर इसका मतलब जिस उर्वरक में फास्फेट की मात्रा ज्यादा होगी उसे फास्फेटी उर्वरक कहा जाता है, हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कह रहा है कि इस नाइट्रोजनी उर्वरक जो यूरिया है, इसको भूमि में मिलाने पर क्या होता है, जल का अपघटन होता है और वहीं से अमोनिया बाहर हो जाती है, और अमोनिया को विभिन्न जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट्स के रूप में प्राप्त किया जाता है और वही पौधों को मिल पाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन डायरेक्ट वायुमंडल से नहीं मिलता है, उनको जीवाणुओं बैक्टीरिया के माध्यम से नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त होता है। इसी तरह से दूसरा है दोस्तों अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट। करा इसके अधिक प्रयोग से भूमि में अम्लता आ जाती है, अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है, यानी अम्लीय भूमि हो जाती है। अब अगर भूमि अम्लीय हो गई तो उसको कैसे सही करेंगे भाई, अम्लीय भूमि होगी तो दिक्कत करेगा, ठीक है। तो अम्लीयता को कम करने के लिए उसमें चूना मिला देते हैं, क्योंकि ये चूना क्या करता है, क्षारीय होता है, तो लिमिट मात्रा में, सीमित रूप में इसमें चूना मिला देने से उसकी जो अम्लता होती है वो अम्लता समाप्त हो जाती है। तो कई बार पूछता है कि अम्लीय भूमि से अम्लता समाप्त करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, तो बताइए में चूना मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, चूना, तो इसको याद रखिएगा। इसी तरह देख रहा है फास्फेटी उर्वरक, लिख रहा है कि फास्फोरस तत्व की प्रचुरता वाले उर्वरक को फास्फेटी उर्वरक कहा जाता है। जैसे नाइट्रोजन तत्व के उर्वरता वाली उर्वरक को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनी उर्वरक कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि फास्फोरस पौधों के विकास के लिए आवश्यक तत्व है, मैंने आपको पहले ही बताया, NKP या NPK कुछ भी कहो, ठीक है, NPK, ठीक है। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और याद रखिए फास्फोरस, ये हो गया, ठीक है। पोटेशियम को के लिखिएगा, तो याद रखिए इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है। तो सिर्फ फास्फोरस की बात कर रहे हैं, करा कि इससे पौधों के तने मजबूत होते हैं, फास्फोरस से ही पौधे के तने मजबूत होते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु भी आवश्यक है। यह पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है, जिसकी वजह से पौधे मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। इसके उदाहरण के रूप में क्या है, जैसे कैल्शियम सुपर फास्फेट है, या फिर ट्रिपल सुपर फास्फेट ऑफ लाइम है, इसको सुपर फास्फेट ऑफ लाइम बोलते हैं, इसको ट्रिपल सुपर फास्फेट ऑफ लाइम बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, सभी प्रकार हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूं
आपको अच्छा लगा होगा, इससे ज्यादा इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। आगे एक हमारा नया टॉपिक आने वाला है मिश्र धातु के बारे में, ठीक है, कि किन किन एलिमेंट्स को मिला करके मिश्र धातु में बनाई जाती है, क्योंकि मिश्र धातु से बहुत सारे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। वो हमारा इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट होगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर कार्बन और उसके अपरूप के बारे में, तो भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह आपका 22वां लेक्चर आज था और उम्मीद है कि 35 लेक्चर नहीं 30 लेक्चर में आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। 30 लेक्चर में आपका फिजिक्स भी कंप्लीट हुआ है और 30 लेक्चर में आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा नहीं है, हाँ, लेकिन इतना है कंपटीशन एग्जाम के लिए इतना लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इतना केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी आपने पढ़ रखा, बायोलॉजी याद रखेगा, पूरी बायोलॉजी एक बार मैंने कॉपी पे पढ़ा रखी है बहुत पहले, ठीक है, और अब उसी वाले कॉपी वाले पार्ट को ही मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, वो डिजिटल कर रहा हूं। तो उसमें 15 लेक्चर आ चुके हैं, बाकी के लेक्चर धीरे धीरे आ जाएंगे, घबराइए मत, ठीक है। तो लेक्चर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से पूरा साइंस का पैकेज हमारा बनके तैयार हो चुका है, ठीक है। तो आप आइए आराम से घर बैठे स्टडी करिए, लेकिन एक बात याद रखें दोस्तों, प्लीज निवेदन आप सभी से, देखिए आपको फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस दी जा रही हैं। आप कोशिश क्या करिए, जो मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे ना जो वीडियो को डाउनलोड करके पढ़ते हैं, अगर आप वीडियो को डाउनलोड करके पढ़ते हैं हमारा बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। और मुझे लगता है बहुत सारे एजुकेटर जो है वो इसी नुकसान न हो पाए इसलिए वो पेड क्लास देते हैं। हमें लगता है कि हमें पेड क्लास नहीं देना है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो एडसेंस वगैरह उससे हमारा काम अभी चल जा रहा है। तो अभी जब तक चल जा रहा है तब तक हम चलाते हैं, क्या दिक्कत है। तो तब तक नहीं, कम से कम जो मेरा वादा है, वादा पूरा करने तक, यानी सभी विषय जो फ्री पढ़ाने का मैंने वादा किया, तब तक तो मैं आपको एक सारी क्लासेस फ्री देने वाला हूं। उसके बाद फिर कोई दिक्कत आपको भी नहीं रहेगी, क्योंकि फिर आप कहोगे नहीं ना, जैसे एक बार मैंने ज्योग्राफी पढ़ा दिया तो आप दोबारा कहोगे क्या सर एक बार और ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए, क्यों, इतना मेहनत करके पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दिया, अब और बचा क्या है इसमें पढ़ाने को, हाँ, क्वेश्चन आंसर बता दिया, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, अब तो कुछ बचा नहीं है। तो आप इतना ही मैक्सिमम पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों मेरा कहना है ना कि आप डाउनलोड करके मत पढ़ा करो। अगर आप डाउनलोड करके पढ़ते हो, पढ़ो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उस डाउनलोड के बदले में कुछ समय वीडियो जरूर देखा करो, क्योंकि मैं आपको रोक नहीं सकता भाई, आपकी अपनी इच्छा है कि ठीक है सर हम डाउनलोड करेंगे, क्योंकि नेट से पढ़ते समय कभी कभी क्या होता होगा, जो लोग गांव में रहते हैं जहां पर नेट की अवेलेबिलिटी ठीक ढंग से नहीं है, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती होगी। लेकिन थोड़ा सा आप अपने साथ साथ मेरे बारे में भी सोचें, यार मैं भी आपका, आप बड़ा भाई मान लो, अपना गुरु मान लो, अपना सर मान लो, अपना छोटा भाई मान लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप सहयोग करो हमारा, क्योंकि सहयोग नहीं करोगे तो बड़ा डिस्टर्बेंस होता है, परेशानी होती, परेशानी जब मुझे होती तो मैं आपसे शेयर करता हूं। तो दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं, आप आराम से डाउनलोड करके पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं मत डाउनलोड करके पढ़ो, लेकिन थोड़ा समय आप ऑनलाइन भी दो, ठीक है, थोड़ा समय स्टडी 91 के लिए ऑनलाइन दो। आप खुद नहीं पढ़ते हो तो कम से कम मोबाइल में प्ले करके रखो, ताकि ज्यादा समय तक वीडियो प्ले हो और हमारी रैंकिंग बन पाए। क्या आप नहीं चाहते हो स्टडी 91 आगे बढ़े? अगर आप चाहते हो तो कैसे चाहते हो, आप सहयोग दो ना, सहयोग की अपेक्षा आपसे है, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।